अरब नेशनलिज्म, ये जो हमने देखा कि शरीफ की बात हुई इनसे, शरीफ हुसैन की जो बात हुई, वो एक शरीफ हुसैन का ही विचार नहीं कि चलो मुझे इतने जमीन मिलेगी, मैं इतना रूल करूंगा। ये एक प्रेवेलेंट, मतलब एक कॉन्टेम्पररी तबका एक विचार था कि पूरा अरब, हम अरब हैं, जैसे हम बोलते हैं अभी हम भारतीय हैं, तो हमारे लिए ऐसा है कि वो पूरा भारत, हिमालय से अपने ओशन तक का जो भारत है उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा भारत है, ये हमारा जमीन है। तो वैसे ही उन लोगों का उन लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग, एक मानसिकता थी कि ये पूरा जो रीजन है वो हमारा अरब लोगों का देश है, अरब लोगों की जगह है, तो हम सबके लिए एक ही जगह होनी चाहिए। इस प्रकार से ही वहां पर ज्यूइश लोगों का भी एक आइडिया था, जियोनिज्म हम जिसको बोलते हैं, कि हमारा भी जमीन है वहां पर। अभी जेरूसलम बहुत लोगों को पता भी होगा, जिनको पता नहीं है बता कर लीजिए। जेरूसलम, ये जो लैंड है, ये जो जमीन है, ये रिलीजियसली और कल्चरली बहुत सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर हम बोलते हैं कि अब्राहम का जन्म हुआ, ये हुआ, बहुत सी स्टोरीज है, उसमें जाएंगे नहीं। बट यहाँ पर हमें एक बात तो पता है कि ये जमीन 3 लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है, क्रिश्चियन, मुसलमान और यहूदी। इन तीनों के लिए ये जमीन बहुत सिग्निफिकेंट है। यहूदियों को तो निकाल दिया था रोमन्स ने, बट उनके लिए वो हमेशा होता है कि हमें हमारी मातृभूमि पर जाना है, या फिर हमें हमारे होम लैंड पे जाना है। अगर आपको कल किसी ने बोला कि वाराणसी में से इन लोगों को निकाल दिया, या फिर अगर आपका घर वाराणसी में होगा और आपको निकाल दिया, तो आपको जनरेशन बाद भी वही लगेगा, अरे मेरा वाराणसी में घर था, मैं जाऊंगा वहां पर। तो वही एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दिखाई देती है हमें। उसके साथ ही साथ मुसलमानों के लिए ये जगह एक 7वें शतक से बहुत सिग्निफिकेंट थी। मुसलमानों के लिए जेरूसलम का इंपॉर्टेंस, जो महत्व था, वो बहुत था, क्योंकि इसके लिए उन्होंने जो यूरोपियंस के साथ युद्ध भी लड़े थे। ये जो उन्होंने जंग लड़ी थी, युद्ध लड़े थे, ये जिनको हम क्रूसेड्स बोलते हैं, ये भी हुए थे इस पर। और बहुत से क्रूसेड हुए थे, बहुत से लोग आए थे, और बहुत लोगों ने उनकी जान दी थी जस्ट जेरूसलम के लिए। अभी इसको हम आज के जो अभी हम देख रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। हॉलोकास्ट, अभी वर्ल्ड वॉर 1 हो गई हमारे लिए, वर्ल्ड वॉर 2 में जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में एडोल्फ हिटलर आते हैं। वो जो ज्यूज है उन सबको हॉलोकास्ट, या फिर जो हम गैस चैम्बर में एक एक को डाल डाल के मारते हैं, और इसमें 60 लाख से ज्यादा ज्यूज जाते हैं, उनकी जाने जाती हैं। 6 मिलियन का जो फिगर है, उतने ज्यूज मारे जाते हैं इसमें। तो इसीलिए ज्यूज के लिए जर्मनी और यूरोप एक सेफ लैंड रहता नहीं है। वो बाहर जाते हैं यूरोप के, कई बार और चले, थोड़े लोग यूएस में जाते हैं, तो थोड़े लोग अरब में आते हैं। और वहां पर बहुत से लोग, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अपने जो इजराइल का आज का जो देश है, जो मैप है, वहां पर कभी ज्यूज नहीं थे, ज्यूज थे हमेशा। और ज्यूज वापस आए जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तो वो यूरोप से बाहर जाने लगे, तो यहाँ पर भी आए थे, क्योंकि हमारी वो जमीन वहां पर जाके देखते एक बार क्या है। और इसी वजह से तभी अंग्रेजों का राज था, बिकॉज हमने जैसे बोला एक साइक्स पिकॉट नाम की एक एग्रीमेंट हुआ था। वो एग्रीमेंट में बहुत से डिस्प्यूट्स थे कि ये किसको दिया, क्या दिया, बट एक तो क्लियर कट हो गया था कि आज का जो इजराइल है वो ब्रिटिश जुरिस्डिक्शन में आ रहा था, ऊपर का जो सीरिया है वो फ्रेंच जुरिस्डिक्शन में जा रहा था। ये लोग राज कर रहे थे। इन्होंने अरब्स को बोला कि हम आपको दे देंगे देश, बट वो चूना लगा दिया उनको कि चलो एक चूरन दे दिया, चलो चलो तुम देख लो, कुछ दिया नहीं उनको। और ये अंग्रेजों का है हमेशा का। तो इसकी वजह से यहाँ पर लोग थे, अरब भी थे, यहूदी भी थे। तो अरब लोगों ने उन्होंने उनकी क्रांति की, यहूदियों ने उन्होंने उनकी क्रांति की। दोनों ने 29 में हम देखते हैं, 36 में देखते हैं, 44 में देखते हैं, 1929, 1933, 1936 और 1944। ये इन सालों में उन्होंने आपस में भी उनके झगड़े हुए, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी झगड़े किए, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की कोशिश की। सक्सेसफुल हुए नहीं हुए ये अलग विषय है। बट इसी दौरान जो लीग ऑफ नेशंस थी, जो बनाई गई थी, यूएन जैसे दिखने वाली जो बॉडी थी तब की, उन्होंने कहा था अंग्रेजों को कि ये जो आपका रीजन है ये आपके लिए रूल करने के लिए हमेशा के लिए नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको एक पैलेस्टीन का देश बिठाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक इजराइल का देश बिठाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इसको मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन बोला था। पैलेस्टीन ये एक रीजन है, ये मत समझे कि पैलेस्टीन एक कंट्री है, कंट्री का कंसेप्ट बहुत बाद में आया, ये एक रीजन है। तो मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन दिया था कि ये रीजन को आपको आजादी देनी पड़ेगी। 1948 तक का ये मैंडेट था। 1948 में ऐसा हुआ 14 मई को कि इन लोगों ने, इनका डिस्कशन हुआ अंग्रेजों का कि क्या करें, अभी करना क्या चाहिए। इन्होंने यूएन में भी बोला कि आप बताइए हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि एक
एक कॉमन कंसेंसस आ नहीं रहा था। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि एक्चुअली हुआ क्या है। अभी हम देखते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है। यूएन में जाते हैं अंग्रेज और वो बोलते हैं कि हमें बताइए क्या करना चाहिए। यूएन में बहुत से डिस्कशंस आते हैं, 3 स्टेट सॉल्यूशन, 2 स्टेट सॉल्यूशन, बहुत से सॉल्यूशंस आते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो डिस्कस होता है सॉल्यूशन, उसको 2 स्टेट सॉल्यूशन बोलते हैं। ये बोलते हैं कि पैलेस्टीन का देश भी बनाइए, इजराइल का देश भी बनाइए, एक ज्यूश देश। इस प्रपोजिशन को दोनों साइड से डिस्कशंस में अपोजिशन और आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं कि ठीक है करना है आपको, 2 देश करने हैं, ठीक है कर लीजिए। अरब देश बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ पैलेस्टीन आएगा। और वो इजराइल का या फिर एक यहूदी लोगों का एक देश का एग्जिस्टेंस ओपनली डिनाई करता है कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इनको मंजूर नहीं है। तो अभी होता क्या है कि जब 14 मई 1948 हम इस तारीख को जाते हैं, डिस्कशन चालू होते हैं इनके कि करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए। तभी ब्रिटिश बोलते हैं कि हम जॉर्डन को इंडिपेंडेंस दे देंगे, उनको इंडिपेंडेंस दे देते हैं। और यहूदी मतलब अपना जो इजराइल है और पैलेस्टीन है, इसके डिस्कशन में वो बोलते हैं कि हमें बता नहीं, हम यहां से निकल रहे हैं। और वहां पे वो कोई एक एक्शन लेते नहीं कि ये कुछ स्टेट फॉर्म कर रहे हैं, कुछ निकल रहे हैं हम। जैसे उन्होंने भारत हमारा छोड़ा तो वैसे ही वो जा रहे हैं, तुम लोग देख लो क्या करना है। जैसे ही अंग्रेज जाते हैं उसी दिन एक ऑल जूइश पीपल्स काउंसिल जो एक है संस्था, वो डिक्लेयर करते हैं, वो प्रोक्लेम करते हैं कि अभी इजराइल एक देश है, हम एक राष्ट्र हैं, हमारा ये इंडिपेंडेंस है, हम प्रोक्लेम कर रहे हैं। ये जब जूइश पीपल्स काउंसिल ऐसे प्रोक्लेमेशन इशू करती है तो उससे बहुत समस्या होती है। अरब देशों को वो सही नहीं लगता, वो बोलते हैं कि जूइश देश होना ही नहीं चाहिए। उसके अगले ही दिन 15 तारीख को उनकी सेनाएं आती हैं। अभी ये इजिप्ट है, सीरिया है, इराक है, लेबनान है और जॉर्डन भी, ये इन सब की सेनाएं आती हैं। सऊदी अरेबिया के भी एडिशनल उनके वॉलंटियर्स होते हैं, वो भी आते हैं। और इजराइल के लिए ये एक कॉन्फ्लिक्ट या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं ये एक मोमेंट टू सरवाइव हो जाता है। आपको सरवाइव करना है या फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं। और एक वो मन में डर रहता है कि जैसे भी होलोकास्ट में इतने लोग मारे गए तो शायद ये लोग भी हमारे साथ वही करेंगे अगर हम इनके अंडर आएंगे। तो इसके लिए वो मेंटालिटी होती है कि अभी टोटल वॉर करना है, अभी जस्ट हमें अपना इंडिपेंडेंस लेना है, हमें सरवाइव करना है इस मोमेंट में। होता क्या है कि जॉर्डन ये देश है, उनका ऑफेंसिव सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है। ये जो आज का जो वेस्ट बैंक का रीजन है, इस रीजन को ये ऑक्यूपाई करते हैं। वैसे ही इजिप्ट है, वो गाजा की पट्टी है जहां पर आज युद्ध चल रहा है, उसको ऑक्यूपाई करते हैं और एक ऑल पैलेस्टीन प्रोटेक्टोरेट तैयार करते हैं। बाकी का बचा कुछ लैंड जो जमीन है उसको इजराइल अपने लिए रखता है, अच्छे से डिफेंड करने की कोशिश करता है। अभी ये एक सवाल आता है कि इजराइल ने सरवाइव कैसे किया। 3 साइड से आप पर वॉर चालू है। एक साइड से आप पर जॉर्डन की सेना आ रही है, सऊदीज की सेना आ रही है, एक साइड से इजिप्ट आ रही है नीचे से, ऊपर से आप पर लेबनान और सीरिया आ रहे हैं। सरवाइव कैसे किया? तो इसका यही एक जवाब हम बोल सकते हैं कि अरब के पास इक्विपमेंट नहीं थे, कोऑर्डिनेशन नहीं था। इतने देश कर रहे हैं, सबके अलग अलग कमांड स्ट्रक्चर है, कोऑर्डिनेशन है नहीं वहां पर। आप बस एक विचारधारा को अगर लेके जा रहे हो कि हम यही करेंगे तो उससे हमेशा आप जीतोगे, ये नेसेसरी होता नहीं है। इजराइल को ऑन द अदर हैंड अगर हमने देखा तो उन्होंने उनकी पहले ही एक पैरामिलिट्री थी, उसका नाम था हैगना। इसको उन्होंने आईडीएफ में कन्वर्ट किया। आईडीएफ यानी आज की इजरायली डिफेंस फोर्स, उसमें उन्होंने कन्वर्ट किया। उनका एक स्ट्रक्चर था, उन्होंने इक्विपमेंट भी लिए, बाहर से उन्होंने थोड़ी हेल्प भी ली जो कंट्रीज उनको दे रहे थे। कंट्रीज को कुछ इंटरेस्ट भी नहीं था इनको हेल्प करने का, बट इनको जिन्होंने भी हेल्पिंग हैंड दिया उन्होंने इसको स्वीकार किया। अभी इसमें हुआ क्या कि इस वॉर के बाद इजराइल ने उनको खुद को, अपने देश को रिबिल्ड करना स्टार्ट किया। रिबिल्ड किया भी कैसे? उन्होंने बाहर से इन्वेस्टमेंट्स लिए, एक डेजर्ट में, एक बंजर जमीन में उन्होंने खेती करना शुरू किया, एक सिटी बनाना शुरू किया। अभी इसमें एक डिस्प्यूट हुआ कि ये जो अपना जेरूसलम का सिटी उसका करना क्या चाहिए। जेरूसलम को तभी तो डिवाइड हो गया था। 2 स्टेट सॉल्यूशन अभी के लिए तो इम्पॉसिबल था। और यहां पर अरब्स को जो इस वॉर के दौरान जो पीस प्लान दिए गए थे, उन्होंने बोला कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। कितने बार दिए, अलग अलग पीस प्लान थे, उनको पॉसिबल भी था, बट हम बोलते हैं ना एक मेगैलोमेनिया हम बोलते कभी कभी, और कभी कभी हम अंग्रेजी में एक बोलते हैं कि आइडियोलॉग।
आप विचारधारा में इतने भ्रष्ट हो जा रहे हो कि आपको वास्तविकता का जो स्पर्श है वो आपको मिलता नहीं है, और जब मिलता है तब वो बहुत गलत जगह पर मिलता है और बहुत विकट स्थिति में मिलता है। अभी हम एक बार आगे के वीडियो में देखते हैं कि ये 48 के बाद 56 तक 1956 तक हुआ क्या, इस युद्ध के बाद आगे हुआ क्या, ये हम देखते हैं अगले वीडियो में।